औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह किमाड़ी कराची में पिछले 5 सालों से केमिस्ट्री के लेक्चरर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। सिंध कॉलेज लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के लिए ये मेरा तीसरा लेक्चर है। अपने पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से चैप्टर 8 यानी केमिकल काइनेटिक्स से कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 8 से ही है। ये केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे उनमें रेट एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद न्यूमेरिकल्स शामिल है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेट एक्सप्रेशन को। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंसीडर कीजिए जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और सी इसमें प्रोडक्ट है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस केमिकल रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट है, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो इसकी जगह हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लिहाजा जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में तो इसकी जगह के कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को dx अपॉन dt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप रेट ऑफ रिएक्शन b लिख सकते हैं। लिहाजा dx अपॉन dt इक्वल्स टू k और a कंसंट्रेशन की ब्रैकेट और b कंसंट्रेशन की ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया गया। ये जो इक्वेशन 1 है ये दरअसल रेट एक्सप्रेशन कहलाती है। हाउ टू राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल इक्वेशन। अगर हमें कोई केमिकल इक्वेशन गिवन हो, जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो तो उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान होने वाले केमिकल रिएक्शन की है। हाइड्रोजन से पहले यहां कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, आयोडीन से पहले भी 1 है, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन के 1 मोल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बना रहा है। जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं हम सिर्फ रिएक्टेंट लिखते हैं और प्रोडक्ट को नहीं लिखते। मैंने लिखा कि रेट इक्वल्स टू के, यानी रेट इक्वल्स टू के, हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट है और आयोडीन जो रिएक्टेंट है इन दोनों को कंसंट्रेशन की ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे। ये लिखने का तरीका है रेट एक्सप्रेशन का। एक और इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया जा रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल हिस्सा ले रहा है जो 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बना रहा है। यहां भी वही होगा, रेट इक्वल्स टू के। नाइट्रिक ऑक्साइड से पहले कोफिशिएंट 2 है, लिहाजा नाइट्रिक ऑक्साइड को कंसंट्रेशन की ब्रैकेट में जो हम बंद करेंगे तो ये 2 जो कोफिशिएंट है ये यहां पावर की शक्ल में इस कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया जाएगा और ऑक्सीजन उसी तरह कंसंट्रेशन की ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। रेट एक्सप्रेशन में ये 2 एग्जांपल्स काफी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रेट एक्सप्रेशन लिखने का सवाल पेपर में आता है कि नहीं। जी बिल्कुल आता है। आप देखिए पास्ट पेपर के क्वेश्चंस 2001 में सवाल आ चुका है, 2005 में भी सवाल आ चुका है और 2008 में भी रेट एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। रेट एक्सप्रेशन में इतना काफी है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं उन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली थ्योरेटिकल है। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ये कभी 0 नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसकी पहली टाइप है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है। आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल यहां हिस्सा ले रहा है, लिहाजा ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अब हम बात करते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और इस केमिकल रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी हमसे पूछी जाए तो हमारा जवाब होगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है।
नेक्स्ट है हमारे पास टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। टर्मोलिक्यूलर रिएशंस वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1, तो 2 + 1 कितने हुए 3। लिहाजा ये एग्जांपल है टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन की और इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास होगी 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स जो है खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी आसान न्यूमेरिकल है लेकिन बच्चों को अक्सर ये न्यूमेरिकल काफी मुश्किल लगते हैं। पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं उस रेट एक्सप्रेशन में जो हमारे पास कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर्स आती हैं, उन पावर्स का सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये मॉलिक्यूलरिटी की तरह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तकरीबन अक्सर केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होता है, लेकिन बास केमिकल रिएक्शन है उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो नहीं होगा जो रेट एक्सप्रेशन में नजर आ रहा है। लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट इसके लिए है कि इसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी, ये जीरो भी हो सकता है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। पहले डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड चंद चीजें। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द इंस्पेक्शन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बात लाजमी याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के जरिए मेजर किया जा सकता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन को देखिए, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। क्यों? क्योंकि N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का यहां पर 1 मोल हिस्सा ले रहा है और ये 1 इस पर डिपेंड करता है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। ये तीनों जो रिएक्शन के ऑर्डर आपके सामने लिखे गए ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखने वाली बातें कौन सी? नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज जीरो। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे उन तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा जीरो होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? पहले लेक्चर में मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन पर गुफ्तगू कर चुका हूं। यानी वो केमिकल रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में प्रोसीड होते हैं और लाइट की गैर मौजूदगी में प्रोसीड नहीं होते हैं, उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। यहां देखिए जरा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीन का मीथेन गैस के साथ जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है। लिहाजा इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान जो क्या होने वाले केमिकल रिएक्शन है इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। बजायरन आप अगर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप उसमें गलती कर सकते हैं। लिहाजा याद रखिएगा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर सनलाइट, ब्राइट सनलाइट या H लिखा हो तो आप समझ जाएगा कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा जो है वो जीरो होगा। ये एमसीक्यूज में भी कहीं मर्तबा आ चुका है। अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल पे जाने से पहले 3 बुनियादी बातें हम याद रखेंगे। ये बातें हमेशा आपको याद रखनी है। अगर आपको ये 3 बातें याद हैं तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पहली बात, इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, लेकिन बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। आपने रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी लेकिन उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि इस केमिकल रिएक्शन का दारोमदार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर नहीं है। यानी ये जो पार्टिकुलर रिएक्टेंट जिसकी आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इस रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। लिहाजा इस केस में उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट को
कभी भी रेट लॉ में यानी रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा। यानी अगर आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें और इन दोनों कामों के नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, इट मींस कि देयर इज नो इफेक्ट। नो इफेक्ट जब भी आएगा यानी कोई फर्क ना पड़े रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो आप उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट को कभी भी रेट लॉ यानी रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, if we increase or decrease the concentration of reactant and rate of reaction also increase or decrease with same proportion, यानी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दें और इसके नतीजे में वही काम हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। मिसाल के तौर पर अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, इसका मतलब है कि जो काम मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ कर रहा हूं वही काम रेट ऑफ रिएक्शन के साथ हो रहा है। या मैं अगर यूं कहूं कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें और उसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाए, इसका मतलब यह है कि यह सेम इफेक्ट है। चले सेम इफेक्ट के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करें आपने किसी को एक थप्पड़ लगाया, उस बंदे ने जवाब में आपको एक थप्पड़ लगा दिया, इसका मतलब है कि यह सेम इफेक्ट है। आपने दो थप्पड़ लगाए, उसने भी दो थप्पड़ लगा दिए, यह इफेक्ट कहलाएगा सेम इफेक्ट। याद रखिएगा, जब भी सेम इफेक्ट आ जाए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 लगाई जाएगी। आर का मतलब यहां रिएक्टेंट है, वो XYZ कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, लेकिन पावर याद रखिएगा कि पावर हमेशा क्या होगी, 1 लिखी जाएगी। तीसरी और आखिरी बात, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें और इसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फर्क पड़े वो स्क्वायर के लिहाज से पड़े। मिसाल के तौर पर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हुआ। दूसरी मिसाल, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ाता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम बढ़ जाए, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये स्क्वायर इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सपोज करें अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम डिक्रीज कर देता हूं और रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 टाइम कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर के लिहाज से कम हो रहा है, यानी 16 टाइम्स कम हो रहा है। याद रखिएगा कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन पर स्क्वायर के लिहाज से इफेक्ट पड़े तो रेट एक्सप्रेशन में उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर पावर आएगी 2। ये 3 बातें अगर आपको याद हैं तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें से एक भी बात आपको याद नहीं है तो आप यकीनन इस न्यूमेरिकल में गलती करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिसमें 2 बातें आपके सामने आएंगी, नो इफेक्ट और सेम इफेक्ट। पहला सवाल, फॉर द रिएक्शन A + B एरो C डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको यह डेटा गिवन है, इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए आपने बताना है कि रेट लॉ इसका क्या होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल करें तो आप एक्सपेरिमेंट 1 को अपने लिए बेस बनाएंगे, यानी इसकी बुनियाद पर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको बुनियाद बनाए बगैर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इस डेटा को देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में A की कंसंट्रेशन 0.1 है, B की कंसंट्रेशन 0.1 है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया जा रहा है 4 एक्सपोनेंट -5। अब सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ पहले डिटरमाइन करते हैं। अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन को पहले के मुकाबले में यानी 0.1 के मुकाबले में 0.2 कर दिया गया। 0.2 का मतलब यह हुआ कि ये पहले के मुकाबले में डबल हुआ है। आप देखिए जरा कि अगर हमने B की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? ये वही वैल्यू लिख दी जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में है। इसका मतलब यह हुआ कि B की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
यानी मैं लिख सकता हूं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज डबल, जब मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डिड नॉट चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा. सो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी ये केमिकल रिएक्शन जो है ये बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करना, यानी ये है नो इफेक्ट. थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि नो इफेक्ट में उसको कंसंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाएगा. अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखिए ए की कंसंट्रेशन को पहले के मुकाबले में एक्सपेरिमेंट 1 के मुकाबले में डबल किया गया है. जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया गया, 0.2 कर दिया गया, हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया. 4 का डबल क्या है 8, एक्सपोनेंट -5 उसी तरह ही है, 4 का डबल है 8, यानी हमने ए की कंसंट्रेशन को जब डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ. इट मींस ये है सेम इफेक्ट. एक थप्पड़ लगाया, उसने भी आपको एक थप्पड़ लगाया, आपने 2 थप्पड़ लगाए, उसने भी 2 थप्पड़ लगाए, यानी हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया. इसका मतलब यह हुआ कि मैं कह सकता हूं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल. ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ. यानी अगर मैं इसको रेट एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए की पावर आएगी 1. रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, रेट इक्वल्स टू के और ए की पावर 1. इसमें हमने बी को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि बी की कंसंट्रेशन इस केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती. ये जनाब आपका हुआ रेट लॉ. अब हम डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है उन पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बिल्कुल आसान हो गया. क्यों? क्योंकि अकेला ए ही तो लिखा गया है. जब ए की पावर 1 है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 1 होगा. इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. ये पहला न्यूमेरिकल था, बहुत आसान. इस न्यूमेरिकल में आपने 2 चीजें सीखी, नो इफेक्ट और सेम इफेक्ट. बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ. सेकंड न्यूमेरिकल में चंद और नई चीजें डिस्कस करेंगे. सेकंड न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करेंगे सेम इफेक्ट और स्क्वायर इफेक्ट. सेम इफेक्ट पहले भी आ चुका है पहले न्यूमेरिकल में, लिहाजा वो आपका रिपीट हो जाएगा, और स्क्वायर इफेक्ट आप यहां सीख लेंगे. सवाल देखिए, ये सवाल आपके टेक्स्ट बुक में शामिल, टेक्स्ट बुक से लिया गया सवाल है. डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो. इस केमिकल इक्वेशन को देखिए, इस डेटा को देखिए. इस डेटा में पहले एक्सपेरिमेंट को बेस बनाएंगे. पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, बी की कंसंट्रेशन 0.1 है, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है 3.0 एक्सपोनेंट -3. इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं. सॉल्यूशन है सबसे पहले रेट लॉ डिटरमाइन करेंगे. रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखिए जरा. इसमें ए की कंसंट्रेशन को पहले के मुकाबले में डबल किया गया है, यानी पहले एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने बेस बनाया था उसमें ए की कंसंट्रेशन 0.1 है, लेकिन अब ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.2 हो गई, यानी पहले के मुकाबले में डबल हो गई. देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर. रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया. इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है. यहां बेटा दोबारा वही बात आ गई कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ लगाएंगे तो उसने भी अगर एक थप्पड़ लगा दिया, इसका मतलब यह हुआ कि यह है सेम इफेक्ट. सेम इफेक्ट के लिए हमने क्या बात की थी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल. अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा ना भाई सेम इफेक्ट में. तो सेम इफेक्ट में बेटा क्या नजर आ रहा है कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है. इट मींस दिस इज सेम इफेक्ट. सेम इफेक्ट में पहले बता चुका हूं कि रेट कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 आएगी. अब 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है. मैंने लिखा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की जानिब. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में बी की कंसंट्रेशन को डबल किया गया है. कंसंट्रेशन चाहिए बेटा आपकी, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है. इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 3 में बी की कंसंट्रेशन को डबल किया गया. देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं हुआ. सेम इफेक्ट भी नहीं है, नो इफेक्ट भी नहीं है. तो चेक कर लेते हैं कौन सा इफेक्ट है, स्क्वायर इफेक्ट चेक कर लेते हैं. 2 का स्क्वायर क्या है, देखो हमने ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2 का स्क्वायर होता है 4. आप इस पहले एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए. मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 12. इसका मतलब है कि बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है. इट मींस कि मैं कह सकता हूं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज डबल्ड, rate of reaction increased by square 4 times. So rate directly proportional concentration of B, उसकी पावर है 2.
अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया जाए, तो मेरे पास रेट कुछ ऐसे हासिल होगा, रेट डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और बी की पावर है 2। लिहाजा रेट लॉ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये सवाल का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, ऑर्डर ऑफ वेरिएशन। ऑर्डर ऑफ वेरिएशन पहले भी आप देख चुके हैं, मैं बता चुका हूं कि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के ऊपर जितनी पावर है उन पावर का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ वेरिएशन। लिहाजा ए की पावर हमारे पास है 1 प्लस बी की पावर हमारे पास है 2, तो 2 + 1 बेटा कितने हुए, ये हुए 3। ऑर्डर ऑफ वेरिएशन इससे कितना निकला, 3। यहां पर ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल से पहले हम चंद एग्जांपल और देख लेते हैं पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल आप लोग खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इनमें दोनों इफेक्ट आपको नजर आएंगे, या तो दो सेम इफेक्ट होंगे या सेम और स्क्वायर इफेक्ट होगा। पहला न्यूमेरिकल है 2009 का। इस न्यूमेरिकल में आपको दो काम करने हैं, एक रेट लॉ डिटरमाइन करना है और फिर आपको करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये न्यूमेरिकल है 2013 का। ये न्यूमेरिकल है 2016 के फेलियर के पेपर से लिया गया है। चौथा न्यूमेरिकल है 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर का ये न्यूमेरिकल है। पांचवा न्यूमेरिकल है 2018 का। आई होप अगर आप ये 5 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको सेम इफेक्ट और स्क्वायर इफेक्ट की कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ। बाज़ औक़ात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनमें रेट कांस्टेंट भी फाइंड करने के लिए कहा जाता है। वैसे रेट कांस्टेंट का न्यूमेरिकल हम अपने चौथे लेक्चर में डिस्कस करेंगे तफसीली तौर पर, लेकिन यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक है तो उसमें इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है 2007 में ये सवाल आ चुका है कि राइट द रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन लिखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है, एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। रेट एक्सप्रेशन निकालना आप सीख गए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आप सीख गए, पिछले दो न्यूमेरिकल्स में वाज़ेह तौर पर बता दिया। यहां फोकस करेंगे रेट कांस्टेंट पर। दोबारा बताता चलूं कि रेट एक्सप्रेशन लिखने से पहले और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने से पहले हम इस टेबल में एक्सपेरिमेंट 1 को बेस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फिर 3 वगैरह को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं। अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखें तो वो पहले के मुकाबले में डबल है। नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 2 4 8। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल जब हम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होता है, यानी ये स्क्वायर इफेक्ट है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO वाज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय स्क्वायर यानी 4 टाइम्स। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और उसकी पावर है 2। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट को। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल किया गया और उसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हुआ। अगर आप बेस को देखें, पहले एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन को वो है 2, तो ये 2 के मुकाबले में 2 टाइम बढ़ गया यानी 4 हो गया है। तो 2 2 हो गया 4, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। लिहाजा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल। सो ऑक्सीजन के रेट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से ये इक्वेशन हासिल होती है। लिहाजा रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका आसान है। आपने सिंपली क्या करना है कि कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के पावर्स को ऐड करना है। लिहाजा ऑक्सीजन की पावर है 1 और नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर है 2, तो 2 + 1 हो गए हमारे पास 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां भी आया 3। अब इस सवाल का तीसरा और अहम पार्ट रहता है, वो है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए चंद बुनियादी बातें आप याद रखेंगे। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट फाइंड करना पड़ जाए तो आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से तीनों वैल्यूज ले लेंगे, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ले लेंगे। आप वहां से रेट एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट निकालेंगे। अगर आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ले रहे हैं तो आपको दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से लेनी पड़ेगी और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी वहीं से लेनी पड़ेगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं रेट कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। याद रखिएगा, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट वी कैन यूज द डेटा ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का मुकम्मल डेटा इस्तेमाल करेंगे, यानी उसी एक्सपेरिमेंट से कंसंट्रेशन भी लेंगे और उसी एक्सपेरिमेंट से रेट ऑफ रिएक्शन भी लेंगे। रेट एक्सप्रेशन कहां से लेंगे? रेट एक्सप्रेशन आपने जो रेट लॉ से डिटरमाइन किया होगा वही लेंगे। इक्वेशन को देखकर आप कभी भी रेट एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के जरिए डिटरमाइन किया जाता है, यह बात सुन लीजिएगा। ये मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखा है जो मैंने पीछे से लिया है।
अगर मुझे के फाइंड करना है, के रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जो यहाँ के साथ मल्टीप्लायर है उन दोनों को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। लिहाजा इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू फीड कर दूं तो मैं यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। वी आर टेकिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हम पहले एक्सपेरिमेंट से वैल्यू ले रहे हैं। मैं सवाल का एक छोटा सा पिक्चर यहाँ ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने ये लिया है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.1 थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.1 थी और रेट ऑफ रिएक्शन इतना था। लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पर मैं वैल्यू फीड करूंगा 2 एक्सपोनेंट -3, NO की वैल्यू है 0.1 जिसका स्क्वायर है और ऑक्सीजन की वैल्यू है 0.1। अब हम क्या करते हैं, 0.1 का स्क्वायर लेंगे, बाकी वैल्यूज उसी तरह आ जाएंगी। अब 0.01 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आया, 2 एक्सपोनेंट उसी तरह आया। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया 2 डेसीमीटर क्यूब पर मोल डॉट सेकेंड। तो यहां पर आकर रेट ये न्यूमेरिकल इख्तिताम पजीर हुआ। पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल 2015 के फेलियर पेपर में न्यूमेरिकल आ चुका है, इसमें भी यही तीनों काम करने हैं, यानी आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। मॉडल पेपर में भी एक न्यूमेरिकल मौजूद है इसी तरह का, ये भी आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ये दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको ये जो न्यूमेरिकल अभी मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 4, ये इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप मालूम करेंगे रेट लॉ को इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पर इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको पहले से दिया जा रहा है, यानी रेट एक्सप्रेशन वो खुद दे रहा है आपको। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में। आपको कह रहा है कि सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप बताइए। रेट एक्सप्रेशन वो खुद दे रहा है, याद रखिएगा, रेट एक्सप्रेशन वो दे रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। बात याद रखने की है कि रेट एक्सप्रेशन में आप देखें हाइड्रोजन की पावर है 2, यानी अगर हाइड्रोजन के साथ कुछ भी किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट आएगा स्क्वायर के लिहाज से। लिहाजा आप सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को 0.20 लिया गया है जो पहले के मुकाबले में डबल है। लिहाजा हाइड्रोजन की जो ब्रैकेट है इसके अंदर 2 लिखा, 2 का स्क्वायर हुआ 4। लिहाजा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल करने से, अगर हम रेट एक्सप्रेशन को देखें तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ेगा। सो इस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यानी 5.0 एक्सपोनेंट 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 20 एक्सपोनेंट 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट सेकेंड। अब बढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को पहले के मुकाबले में 3 टाइम बढ़ाया है, यानी पहले 0.10 है, अब है 0.30। हम ये भी जानते हैं कि रेट एक्सप्रेशन में ऑक्सीजन की पावर है 1, यानी ऑक्सीजन के साथ जो भी किया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन पर वही इफेक्ट होगा। लिहाजा हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ाया गया, लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम बढ़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी 5 एक्सपोनेंट 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 5 3 हो गया 15। यहां पर आकर यह न्यूमेरिकल भी खत्म हुआ, लेक्चर भी इख्तिताम पजीर हुआ। इन तमाम लोगों को एक्नॉलेज करना चाहूंगा, ऑनरेबल सईद गनी साहब, प्रोफेसर असगर अली चन्ना साहब, ऑल फैकल्टी मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज जंगल शाह केमाड़ी कराची, माई बिलव्ड वाइफ एंड इन लास्ट अकबर हुसैन, ये सीनियर लैब असिस्टेंट हैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज जंगल शाह केमाड़ी में। इन्होंने आज के लेक्चर में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।